अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में सियासत के मैदान में तो जो कुछ हो रहा है वो काफी ज्यादा वाज़ेह है। आज भी पाकिस्तान की सियासत में करप्शन का जो पहलू है वो वाज़ेह तौर पे नजर आता है, जबकि हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो जो करप्शन का मामला वो हर तकरीर में उठाया जाता है, पुरजोर अंदाज में उठाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब करप्शन इतनी ज्यादा आम होती नजर आ रही है तो क्या पाकिस्तान में करप्शन को रोकना मुमकिन है? कैसे मुमकिन होगा जब करप्ट अनासर को नवाजा जाएगा, जब करप्ट अनासर को आला ओहदों पर फाइज किया जाएगा तो फिर करप्शन को रोकना तो यकीनी तौर पर मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। आज भी पाकिस्तान में किसी भी इदारे की तरफ नजर डालें तो इस तरह की दास्तानें बिखरी हुई पड़ी हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है FPCCI का एडवाइजरी बोर्ड। ये एक ऐसा मामला है कि आज तमाम तर नजरें इस तरफ मरकूज नजर आती हैं कि क्या वजह है कि जो चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड है वो क्यों मुतनाजा होते नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब यूनुस डागा साहब की, और यूनुस डागा साहब के साथ साथ जो उस बोर्ड के मेंबर हैं, जो पॉलिसी बोर्ड के जो मेंबर हैं, वो लोग कौन है, उन लोगों का इंतखाब कैसे हुआ और उन लोगों के इंतखाब के पीछे की क्या दास्तान है, आज अपने प्रोग्राम में इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक बड़ी खास शख्सियत मौजूद है स्टूडियोज में। मैं तारुफ कराना चाहूंगा और मैं खुशामदीद कहूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब को कि आज ये तशरीफ लाए, और कुछ और दीगर मेहमानों को भी हम प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन जो ऐड करते रहेंगे। जब्बार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब्बार साहब, पाकिस्तान का अलमिया है कि आज पाकिस्तान के जिस इदारे में देखें, पाकिस्तान के जिस बड़ी पिक्चर की तरफ नजर डालें, करप्शन का पहलू पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है। अवाम सवाल पूछती है कि करप्शन इतनी वाज़ेह है तो फिर क्यों रोकी नहीं जाती, कैसे रोकी जाएगी ये करप्शन? बात यह है कि करप्शन तो एक यानी रेलेवेंट टर्म है। मैं तो इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान के बैकग्राउंड में मुनीर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके अदारे का शुक्रिया। ये हड़पशन के लेवल पे हम पहुंचे हुए हैं, हर चीज़ हड़प किए जा रहे हैं, पाकिस्तान भी हड़प किया जा रहा है। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है या आइंदा 2-3 रोज़ में होगा वो भी इसकी एक मिसाल है कि वो लोग यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं जिन पर नैब ने ओछा हाथ डाला। मैं कहता हूँ ओछा हाथ डाला। दुनिया जानती है करप्शन की कहानियाँ क्या है, खा वो MKM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो और कोई भी हो, हम इससे नहीं। ये पाकिस्तान के रहनुमा है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन यूनुस साहब कथा कलामे की माजत, ये तो सियासी जमातों तक चले ये मामला नजर आते थे, लेकिन अब ये सूरत हाल बिजनेस कम्युनिटी तक सरायत कर रही है। और ये ज्यादा अफसोस की बात है कि बिजनेस कम्युनिटी को तो वो मयार सेट करना चाहिए था कि हम लीड करके बताते, बिजनेस कम्युनिटी लीड करके बताती। आज पॉलिसी बोर्ड की जो दास्तानें जो आज नजर आती हैं, आपने भी एक बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर तहरीर पेश की। क्या मसला है ये जो पॉलिसी बोर्ड का मसला क्या है, क्यों ये पॉलिसी बोर्ड और FPCCI के इलेक्शंस और दीगर मामला मुतनाजा हो जाते हैं, इस बारे में जरूर फरमाइए। देखिए, ये पहले कराची चैम्बर में भी कई बार ऐसा हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ पे जो ट्रायो बैठा हुआ था, सिराज कासिम तेली मरहूम, ताहिर खालिक और अंजुम निसार वगैरह, उन्होंने अच्छे तरीके से कराची चैम्बर को चलाया। रहा फेडरेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती और सनती प्राइवेट सेक्टर का अदारा है और वहाँ पे नासिर मग्गू साहब प्रेसिडेंट रहे पिछले साल। उन्होंने अपने तई बहुत अच्छा करने की कोशिश की है और उन्होंने मुझे भी 2 कमेटियाँ दी थी, सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन यूनुस डागा साहब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है, ऑल ऑफ ए सडन पता लगा जी कि पॉलिसी बोर्ड बना दिया गया। मुझे वाइस प्रेसिडेंट, साबिक वाइस प्रेसिडेंट नासिर खान ने और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर किसी और को होना चाहिए था, आपने यूनुस डागा को क्यों अपॉइंट किया। वजह उसकी ये नहीं कि हमारी यूनुस डागा से कोई लड़ाई है, एब्सोल्युटली नॉट। कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। अच्छा किया आपने इस टॉपिक पर बात की है, करप्शन के हवाले से बात की है, और प्राइवेट सेक्टर में बैठकर आपने फेडरल सेक्रेटरी को ले लिया जो रिटायर्ड है। मेरा तो नहीं ख्याल कि भी फेडरेशन के अंदर कोई, या कराची चैम्बर में या इवन लाहौर चैम्बर में भी जो एपेक्स बॉडीज़ हैं ट्रेड इंडस्ट्री की, उसमें कोई प्राइवेट यानी अदारे ने फॉर्मल फेडरल सेक्रेटरी को अपने यहाँ लगाया हो। कहा यह जाता है जी कोई पैसा नहीं हम उनको दे रहे और वो जी आज़ाद हैं। किस बात के आज़ाद हैं? क्या वो फेडरेशन के फोरम को इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए? क्या वो पर तोड़ रहे हैं? उन्होंने 3 पॉलिसी पेपर दिए थे। मैंने नासिर मग्गू साहब से कहा जो डिफेक्टिव रिसर्च है, ये पूरा डिज़ाइन, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैंने PhD किया हुआ है और हायर एजुकेशन कमीशन का रिसर्च, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ का नेशनल पीयर रिव्यूअर हूँ
पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप के लिए और फेलोशिप के लिए मेरे पास केसेस आते हैं, रिसर्च डिजाइन आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको रिव्यू करता हूँ। तो जनाब अली इन्होंने पूछना तक गवारा नहीं किया कि ये जो यूनुस ढागा साहब ने टीम बनाई है, इनमें जो करप्ट लोग लेकर आ गए हैं, ये इस बारे में भी फेडरेशन खामोश है। यूनुस ढागा की अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल है, वो खुद करप्ट है, उस पर नैब के केसेस हैं। और एक और आदमी जो यानी 10 महीने जेल में रहकर आया है, उसको भी आपने अपने यहाँ लगा लिया है। 10 महीने जेल में रहने वाले कौन से? यही पीएसओ के जो लोग हैं, पीएसओ से रिलेटेड। जी जी वही। तो सवाल ही पैदा होता है कि आपने किस अथॉरिटी के तहत लगाया? क्वेश्चन नहीं, कोई पॉलिसी बोर्ड की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई। इकोनॉमिस्ट के हवाले से एक इश्तार उन्होंने दिया था, जी हम इकोनॉमिस्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे कौन कौन आया, किसको रखा है आपने? और यूनुस ढागा की रेलेवेंस नहीं बनती है, क्यों रखा? या तो लगता है कि ये नासिर मग्गू साहब की जो टीम है, इनकी पूरी फेडरेशन के ग्रुप की, अंजुम निसार एंड कंपनी वगैरह जो है, ये मौजूदा सदर भी, या तो इनको ऑब्लाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, या कुछ और मामला है। क्यों रखा गया? क्वेश्चन ये है कि क्यों रखा, इनके डिलीवरेंस क्या है, इनका रिसर्च से ताल्लुक क्या है? जवाब साहब आपका ये मौजू बड़ा वैलिड है और सवाल ये बिल्कुल बनता भी है कि क्यों रखा गया। क्योंकि अगर यूनुस ढागा साहब के बारे में बात की जाए तो उनको जो सेक्रेटरी रहे वो तिजारत के, उनको उस ओहदे से हटाया गया, बरतरफ किया गया। और वो भी किस वजह से किया गया कि पाकिस्तान में जो 2021 में एक बड़ा व्हीट एंड शुगर स्कैंडल सामने आया था, पाकिस्तान में बहरानी कैफियत सामने आई थी, इसकी वजह से, इसके बाइस यूनुस ढागा साहब को रिप्लेस किया गया। और एन उसी साल में यूनुस ढागा साहब को अगर इस तरह का चार्ज दिया जाता है तो इसके पीछे वजूहात कुछ ना कुछ तो होंगे। मैं चाहूंगा प्रोग्राम को सर आगे की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ये यूनुस ढागा साहब के अपॉइंटमेंट के हवाले से मियां नासिर हयात मग्गू साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में क्या बातें फरमाई थी, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा और लोगों से पूछा, फिर मैं ब्यूरोक्रेसी से पूछा। उसने बोला देखें, आपने फेडरेशन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आपकी सुने। आप आते हैं हमारे पास, ये काम है, आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास रिसर्च नहीं होती, तो हम ये समझते हैं कि आप कुछ जानते ही नहीं है, आप या अपना काम कराने आए हैं या लोगों को दिखाने आए हैं। तो आपको जो है, जब तक आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट रिसर्च बेस्ड नहीं होगी, आप लोगों का कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप ये कर भी ले, इट विल टेक सम टाइम, जहाँ वो रियलाइज करें कि दे आर सीरियस एंड दे आर वर्किंग। तो मैंने सबसे पहले पॉलिसी रिसर्च बोर्ड बनाने का सोचा और फिर मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट की और फाइनली यूनुस ढागा साहब ने एग्री किया ऑन दी कंडीशन कि कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। उसकी वजह कि ही वाज सेक्रेटरी कॉमर्स, ही न्यू, ही हैज़ बीन डीलिंग विद ऑल दी एसोसिएशंस, फेडरेशंस, चैम्बर्स। तो उनको पता था कि यहाँ कोई भी किसी को काम नहीं करने देता। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पठान आदमी हूँ, आई विल डू इट एंड यू विल सी दैट आई विल सपोर्ट यू इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो फिर उन्होंने उस बात पे हामी भरी और उसमें एक हमने टीम बनाई और उनको कहा कि इंडिपेंडेंट आप बोर्ड बनाएं, आप लोगों को लाएं, आपकी मर्जी के लोग होंगे, हम लोग की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जी जब्बार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने सुना कि किस अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है मियां नासिर हयात मग्गू की जानिब से। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मैंने यूनुस ढागा साहब के अपॉइंटमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी की बातों के ऊपर अमल किया। क्या ब्यूरोक्रेसी ने कोई किरदार अदा किया कि यूनुस ढागा साहब को ही अपॉइंट करवाया जाए? मेरा ख्याल है कि मुनीर साहब, हमें करप्शन की नई डेफिनेशन ईजाद करना होगी, नई डेफिनेशन पाकिस्तान के लिए जो रेलिवेंट और सूट करती हो, खा वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, या वो नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब हो या एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट हो। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? एक वफाकी सतह का एक अफसर और इनके साथी बोर्ड के लोग जो जमानत पर हैं, क्रिमिनल केसेस इंस्टीट्यूटेड है, या तो उनको लॉन्ड्री से क्लियर करा दिया गया हो, नैब की भी एक लॉन्ड्री होती है, उसमें से उनको क्लियर साफ सुथरा करा के ड्राई क्लीन करके ले आया होगा। सर इनको खुद नहीं आना चाहिए था। फेडरेशन का प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की, इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जब गवर्नर हाउस में इन्होंने तीनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो क्रिप्टो करेंसी, एग्रीकल्चर और एक शायद एनर्जी के हवाले से बात की थी, इलेक्ट्रिक जिनको के हवाले से, जी वो वहाँ पे खाना रखा गया और इमरान इस्माइल साहब ने, गवर्नर साहब ने भी तकरीर की और ये लोग भी मौजूद थे। सवाल ही पैदा होता है इसकी ज़रूरत क्या थी? इस रिसर्च डिज़ाइन को आप किसी भी रिसर्चर्स के ग्रुप को दे दें, AERC को दे दीजिए, पाइड को दे दीजिए और इवन HEC को दे दीजिए, मिनिस्ट्री को दे दीजिए कि जनाब इसकी रिसर्च जो है ना कितनी रेलिवेंट है और कितनी इररेलेवेंट है। ये देखिए कितना पैसा। फेडरेशन के लोग क्या कहते हैं? फेडरेशन के लोग
खामोशी से, क्योंकि डरते हैं प्राइवेट सेक्टर की मुलाजमत है उनको निकाल ना दिया जाए, वो खुद कहते हैं कि पॉलिसी बोर्ड का जो बजट है वो जाहिर कर दिया जाए कितना वजन माली पड़ रहा है इसके ऊपर फेडरेशन पर, और अगर नहीं पड़ रहा तो इवन देन अपॉइंटमेंट्स आर कंट्रोवर्शियल, दे आर मोस्टली करप्ट पीपल और अलेजेडली करप्ट, व्हाटएवर इट इज। नैब से इनकी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए और उसके बाद भी अगर वो क्लियर कर दिया जाए कि जी ये जमजम और दूध के धुले हुए हैं, इसके बावजूद भी उनकी अपॉइंटमेंट रेलेवेंट नहीं है। आपकी इस बात से मुझे ये बात तो समझ आ रही है कि जो अपॉइंटमेंट्स की गई और अपॉइंटमेंट्स की अगर सीक्वेंस देखें कि यूनुस दागा साहब आते हैं, वो अपने साथ लाते किनको हैं? वो लाते हैं अपने साथ जनाब शेख इमरान उल हक साहब को, फिर वो लाते हैं आगा जान अख्तर साहब को। ये दोनों शख्सियात का एक बड़ा किरदार भी रहा है। अगर हम 2013 से 2017 की बात करें तो ये दोनों शख्सियात ने जो LNG स्कैंडल हुआ था, जो काफी ज्यादा जेर बहस रहा और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बड़ा बोझ बन के सामने भी आया, उसमें इनके किरदार सामने। अगर हम आगा जान साहब की प्रोफाइल की बात करें जिसको कि वो चेयरमैन रहे पोर्ट कासिम अथॉरिटी के, और पोर्ट कासिम अथॉरिटी की चेयरमैनशिप का आपको भी पता है कि क्या मामला रहा। इसके बाद जो शेख इमरान उल हक साहब है, उन्होंने क्योंकि एक वो निजी कंपनी में एज निजी कंपनी में अपॉइंटेड थे, उन्होंने फिर वहां से LNG के ठेकों के ऊपर काम किया, फिर वहां से उसके बाद उनको PSO का MD बना दिया गया। ये सारी मामला थे। लेकिन क्या ये जब अपॉइंटमेंट्स की जा रही थी, इस तरीके से मियां नासिर अहमद मगो साहब ने खुद फरमाया था कि हमने इन अपॉइंटमेंट्स के लिए यूनुस दागा साहब को बाइक तैयार कर दिया। एक बार मैं सुना देता हूं कि मियां नासिर अहमद मगो ने क्या कहा था अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। और सारी इंडिपेंडेंट हायरिंग हुई है, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी का कोई वास्ते वाला नहीं है, और सारा जो शो है ये बोर्ड चला रहा है अंडर दी पैटर्न लीडरशिप ऑफ यूनुस दागा साहब। तो आपने सुना कि मियां नासिर अहमद मगो साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार दिया है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे अपॉइंट करें। क्या ये अपॉइंटमेंट का मेयार था कि एक ऐसी टीम तश्कील दे दी जाती जो खुद कंट्रोवर्शियल हो जाती या जो अभी तक अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात को क्लियर करने में नाकाम रही है? इमरान हक साहब की बात करें तो शेख इमरान हक साहब ने तो काफी अरसा जेलों में भी गुजारा। इस तरह के लोगों को क्या यूनुस दागा साहब को कोई और शख्स नहीं मिला? मैं तो समझता हूँ कि ये नासिर मगू साहब को रिव्यू करना चाहिए और अपने आप को विड्रॉ करे कि जी मैं एक प्योर क्लीन ब्यूरोक्रेट्स के हक में तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आदमी, ये शख्स, ये जो सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के बराबर वाले कमरे में बैठे हुए हैं फेडरेशन हाउस में, वो इतने करप्ट थे। ये देखिए ना। सर आपको लगता है उनको नहीं पता होगा? वो पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता था तो पता होना चाहिए था, और अगर पता था तो ये क्रिमिनल एविडेंस है। पता अगर उनको पता था नासिर मगू साहब को कि मैं करप्ट आदमी को अथोराइज कर रहा हूँ, अपने यहाँ रख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। फेडरेशन ना नासिर मगू साहब का है, ना मेरा है, ना SM मुनीर का है, ना खालिद तवाब साहब का है, ना किसी और का है। ये फेडरेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स और एसोसिएशन को, ये पूरे पाकिस्तान का ट्रेड सेक्टर, इसलिए तो इनकी इज्जत खत्म हो गई है। और जवाब साहब अगर इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं कि चले हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इफ नथिंग इज प्रूवन यू आर स्टिल नॉट गिल्टी, तो फिर ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर यूनुस दागा साहब इतने कॉम्पिटेंट थे तो क्यों उनको सेक्रेटरी तिजारत के तौर पे बरतरफ करके जनाब नवीद बलोच साहब को लाया गया? अगर तो उन्होंने अपने दौर में वीट क्राइसिस को कंट्रोल किया होता तो शायद ये मामला ही ना होते। और क्राइसिस और ये सारे जो मामला, सर वीट क्राइसिस के साथ साथ मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इशू मौजूद है, गैस का इशू मौजूद है, गंदम का इशू मौजूद है। यू सी, तो कौन कौन से इतने बड़े बड़े यानी इशू, दुनिया TV, तमाम पाकिस्तान का लीडिंग मीडिया इसके ऊपर स्टोरीज दे चुका है। इसके बावजूद भी कोई तो वजह होगी, अगर क्या वजह है, ये आप नासिर मगू साहब को लीजिए कि आखिर कौन से असबाब हैं, कौन सी कंपल्शन हैं, किस, या तो फिर आपको ब्लैकमेल किया उसने सेक्रेटरी यूनुस दागा ने, या फिर जो सिफारिश लेकर आपके पास आए थे आप ही के वोटर्स या आपके सपोर्टर्स, जिनको अंडर एब्लिगेशन या उनको ऑब्लाइज करना मकसूद था आपका, आपने उनकी सिफारिश मानते हुए और ढाका को अपॉइंट कर दिया। ये तो लग रहा है कच्चे धागे वाला काम हो रहा है सर, ये पक्के धागे का काम नहीं हो रहा है। फेडरेशन को
रिव्यू करना चाहिए। देखिए ये नेशनल इश्यूज है। बट अगेन जब्बार साहब को लगता है कि अगर फेडरेशन रिव्यू करके इस फैसले से पीछे हटती है, उसमें कोई रद्दोबदल करती है, तो कहीं ना कहीं फेडरेशन के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। इस वजह से फेडरेशन के ऊपर पहले सवाल उठाए जा रहे हैं। आप पूछिए, अभी उनको ले लीजिए आप लाइन पर। कैसे लूं सर, हम कैसे ले? मैं क्योंकि नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि हमने मुतअद्दिद दफा कोशिश की, हमने ईमेल्स की, हमने व्हाट्सएप की, हमने टेलीफोनिक राब्ता बहाल करने की कोशिश की एफपीसीसीआई के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे कि हमारे इस प्रोग्राम में एफपीसीसीआई का मौक़िफ़ देने के लिए अपने लोगों को भेजें, अपने रिप्रेजेंटेशन को भेजें। ना भेज सकें तो एटलीस्ट ऑन कॉल ही हमें ज्वाइन कर सकें। बट माजरत के साथ एफपीसीसीआई के साथ जो हम 2 से 3 रोज से मुतअद्दिद बार राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं सका। उसके लिए हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की, बट एट दी एंड अगर कहीं से जो जवाब ना आया वो एफपीसीसीआई की तरफ से था। शायद एफपीसीसीआई में मौजूद जो लोग हैं वो मीडिया को और मीडिया पर उठने वाले सवालात से काफी ज्यादा बेखौफ हैं, बेफिक्र हैं, और वो चाहते ही नहीं है कि अगर इस तरह की कोई सवालात उठाए भी जा रहे तो उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि शायद उसकी रेक्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन की जाए। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब आज जिस तरीके से मौजूद जो हमारा है एफपीसीसीआई में होने वाली बेज़ाब्तगियों का, इस वक्त हमने कोशिश की कि जो एफपीसीसीआई के नुमाइंदे हैं उनको आज के इस प्रोग्राम में मदऊ कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफपीसीसीआई के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की जानिब से हमें किसी भी किस्म का मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। कोशिश यही होती है कि हम जब भी कोई स्टोरी के ऊपर काम करें, जब बात करें, उसका मुकम्मल पहलू, उसके दोनों अतराफ का जो मामला है वो सामने रखा जाए। बट उसके लिए जिम्मेदारी यह आयद होती है कि अगर सामने से भी रेसिप्रोकेट किया जाए। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा जब्बार साहब, हमारे यहां जब 2013 से लेके 2018 में एक तरफ ये मामला थे कि एलएनजी का स्कैंडल उरूज पर नजर आया, फिर 2021 का वो वक्त था जब वीट क्राइसिस हुआ और उसने गवर्नमेंट को शदीद नुकसान पहुंचाया, गवर्नमेंट की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया, और जो गंदम और चीनी का जो बहरान पैदा हुआ उससे पाकिस्तान का जो मुकदमा रहा आईएमएफ और एफएटीएफ के हवाले से, उसके हवाले से भी पाकिस्तान को बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको लग रहा है कि जो सारा कुछ हुआ इसके पीछे कोई और मामला भी हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं यहाँ पर एक यानी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपके नाजरीन को कुछ कहता चलूँ कि पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक अदारा है। पहले इससे पहले एहतसाब ब्यूरो था, फिर मुशर्रफ के दौर में नैब बन गया, और अब भी जस्टिस जावेद इकबाल उसको हैंडल कर रहे हैं, अगरचे इस वक्त एडॉक पोजीशन है उनकी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में सियासतदान या फिर बिजनेसमैन रह गए हैं जो करप्ट हैं? क्या फेडरल सेक्रेटरीज करप्ट नहीं थे? क्या पाकिस्तान की दौलत को लूटने में और बेपनाह नुकसान पहुंचाने में और पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने में ये और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज मौजूद नहीं है? ये सेक्रेटरी मौजूद हैं जिनके बारे में आपका प्रोग्राम ये चल रहा है कि इसके बारे में फेडरेशन को दामन झाड़ लेना चाहिए कि जनाब ये गलती हमसे हो गई है, हमने गलत शख्स को अपॉइंट कर लिया है। जब वो क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है, उसके बाद देखा जाए। उसके लिए भी विद इन दी फेडरेशन एक इनको छोटी सी कमेटी बना देनी चाहिए और वो यूनुस ढागा से पूछें कि जनाब हमें नहीं पता था कि आपके ऊपर इतने गहरे इल्ज़ामात हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है और ये अब आवाम के पास भी मामला जा रहे हैं करप्शन के, तो इसका जवाब कौन देगा? एफएटीएफ हो, करप्शन हो, पाकिस्तान का इमेज हो, तो पकड़े कौन जाते हैं? सियासतदान या बिजनेसमैन। क्या ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं करते? क्या एफबीआर के लोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग इन्वॉल्वमेंट के बगैर पाकिस्तान में करप्शन मुमकिन है? मुमकिन है। तो ये मुमकिन ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के बगैर करप्शन नहीं बिजनेसमैन कर सकता, ना सियासतदान कर सकता है। तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए और फेडरेशन के लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन मौका है। खुद नासिर मग्गू साहब इनिशिएटिव लें और जो पिछले जो इनके प्रेसिडेंट थे अंजुम निसार लाहौर से, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और मौजूदा जो सदर आया अशफाक, ये जो इरफान इकबाल शेख हैं, ये क्लियर करें अपनी पोजीशन को। ठीक हो गया, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे जनाब खालिद तवाब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुनीर मेमन अर्ज कर रहा हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जब्बार साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, एक सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त एफपीसीसीआई की परफॉर्मेंस के एतबार से
और एफपीसीसीआई के जो पॉलिसी बोर्ड में जो मेंबरान को शामिल किया गया, यूनुस दागा साहब समेत जनाब आगा जान अख्तर साहब को, जनाब शेख इमरान हक साहब को शामिल किया गया, क्या वजह है कि इन तमाम लोगों को शामिल किया गया जिनके ऊपर ऑलरेडी बड़े सारे मुकदमात हैं, कुछ लोग तो काफी अर्सा जेल में भी रह के हैं, फिर भी एफपीसीसीआई ने इनको अपनी पॉलिसी बोर्ड का हिस्सा बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से ये शिकायत करूं कि हम हमेशा फेडरेशन का हिस्सा रहे, इलेक्शन हारना जीतना एक लगा सिलसिला होता है, लेकिन इन्होंने हम लोगों को बिल्कुल एक कॉर्नर कर दिया है। परसों अचीवमेंट अवार्ड हुआ, हमें कोई किसी किस्म का कोई इन्विटेशन जो है वो नहीं दिया गया, चाहे वो पॉलिसी बोर्ड बना रहे हो या कोई चीज कर रहे हो, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। और इनको ये डर रहता है, हमेशा से खौफ रहता है कि ऐसा ना हो कि हम आ जाए। ये तो इलेक्शन है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, लेकिन हम सबका चूंकि मकसद एक होता है और पॉलिसी भी ये होनी चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। जब अंजुम निसार साहब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने मुझसे, हम बदरिश्तेदार थे, मुझसे गिला किया, तो उसके बाद से हमने इंश्योर किया कि इनको हर तकरीब में और हर मीटिंग में बुलाया जाए। लेकिन आज ये वही कुछ कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को बिल्कुल उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया है और किसी तरह का हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। तो जहां तक आपने ये कहा कि ऐसे लोगों को, मैं समझता हूँ फेडरेशन एक बहुत बड़ा इदारा है और अगर ये सही तरह से काम कर सके तो आज हम हुकूमत के साथ बहुत सारे मसाइल बिल बैठ के हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने ही मसाइल हल नहीं कर सके तो हम कारोबारी लोग मसाइल हल नहीं कर सके तो हम मुल्क के लिए क्या कर सकेंगे। अच्छा खालिद साहब, यहां पे 3 लोगों के नाम काफी ज्यादा जेर बहस आ रहे हैं। सबसे पहले नाम जो आ रहा है यूनुस दागा साहब का आ रहा है। यूनुस दागा साहब सेक्रेटरी तिजारत रहे, 2021 में उनको उस ओहदे से बरतरफ किया जाता है, जिसके बाद उनको एफपीसीसीआई चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड के तौर पर तैनात कर देता है। और वो जो मसला जिसकी वजह से यूनुस दागा साहब को बरतरफ किया गया वो मशहूर जमाना व्हीट और शुगर स्कैंडल था, जिसकी वजह से यूनुस दागा साहब को हटाया गया। साथ में यूनुस दागा साहब जब आते हैं तो अपने साथ एक टीम तश्कील देते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अगर मैं नाम लूं तो जनाब आगा जान अख्तर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी रहे 2013 से 2017 तक, जिस जमाने में पाकिस्तान में एलएनजी केस के ऊपर सबसे ज्यादा बहस हुई और एलएनजी केस उस वक्त हर शख्स की जबान पे आम रहा। साथ में उन्होंने एक और शख्स को इंडक्ट किया, जनाब शेख इमरान हक साहब को। शेख इमरान हक साहब क्योंकि एंग्रो में शामिल थे, एंग्रो का हिस्सा थे, उन्होंने एलएनजी के मामले पे हुकूमत से एक डील की, जिसके बाद वो पीएसओ के एमडी तैनात हुए और फिर उसके बाद वो काफी अरसा जेल में रहे और फिर आज ये दोनों शख्सियात जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक बेल पे मौजूद है। और अगर ये शख्स अगर मौजूद है तो क्यों पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे एफपीसीसीआई में इस तरह के लोगों को पॉलिसी बोर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई दीगर इस तरह के लोग नहीं है जिनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हो, जिनका किरदार बिल्कुल साफ हो, जिनके ऊपर कोई हर्फ ना हो? देखिए, मैं जहां तक आप यूनुस दागा साहब की बात करते हैं, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है और उन्होंने कॉमर्स सेक्रेटरी के हिसाब से बड़ा काम किया था। बल्कि अगर आपको याद हो, जब IMF के साथ नेगोशिएशन हो रही थी तो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन इनको हटाया गया, असद उमर को और इनको जी। तो मुझे दागा साहब की काबिलियत में तो कोई शक नहीं है। जहां तक आपने करप्शन के इल्जामात की बात की है, तो यहाँ जो लोग भी बरसरदार हैं, लोगों पे ये चीजें चलती आती हैं, जैसे वो अपोजिशन में जाते हैं ये चीजें जो हैं वो खुल करके सामने आ जाती हैं, अनलेस अनटिल इट इज प्रूव्ड। मेरे दागा साहब पे अभी कोई चीजें प्रूव नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है ने उनको रखा है, तो शायद ये सेक्रेटरी कॉमर्स भी काम कर चुके हैं, फाइनेंस में भी सेक्रेटरी फाइनेंस भी काम किया है, तो शायद ये बिजनेस कम्युनिटी को एक अच्छी खिदमत जो है वो कर सकते हैं। खालिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जब्बार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जब्बार साहब। जी खालिद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र जनाब। भाई ये बताइए कि क्या इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं जो कि नासिर मगू ने अपॉइंट किया करप्ट आदमी को, जो कि नॉन करप्ट है, पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया ढागा ने और उसकी टीम ने, और आप फेडरेशन का प्लेटफॉर्म उसको जस्टिफाई करते हैं? आप क्या देखिए जब्बार भाई, ये जो यूनुस दागा साहब जिस पोजीशन से निकल के आए हैं, इन्होंने लास्ट सेक्रेटरी फाइनेंस थे IMF की नेगोशिएशन के साथ, और मैं उस वक्त भी कहता रहा था कि IMF की नेगोशिएशन से इनको ना हटाया जाए क्योंकि ये मुल्क के लिए वाकई खिदमत कर रहे थे। जहां तक करप्शन के इल्जामात है, मेरे जब तक वो चीजें प्रूफ ना हो जाए, आप किसी को सिर्फ इल्जामात की बिना पर किसी को ब्लेम जो है वो नहीं दे सकते। ये मेरा मौक़िफ़ है। मतलब ये है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इसकी अपॉइंटमेंट फेडरेशन में? जी मैं समझता हूँ एक अच्छे आदमी को लाए और अगर वो मुल्क की खिदमत कर रहा है
इन्होंने किताब भी अभी लिखी है। देखिए, मैं फेडरेशन में ऑपोजिशन में होते हुए मैंने ऑन रिकॉर्ड मैनेजिंग कमेटी में भी ये बात कही कि अगर डागर साहब एक अच्छे एक्सपीरियंस डेमोक्रेट हैं, अगर ये बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं तो हम लेकिन खालिद साहब सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है, मुझे ये ऐड भी करने दें कि ये जो मुझे बताया गया ये फेडरेशन से कोई पैसे भी नहीं ले रहा है और ये बिजनेस कम्युनिटी की सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं खालिद साहब एक सवाल आपकी तरफ कर देता हूं पेश। अगर यूनुस दागर साहब आते हैं, साथ में वो दो शख्सियात को ऐसी लाते हैं जो मुतनाजा हों, तो कहीं ना कहीं इसका असर यूनुस दागर साहब के ऊपर भी नहीं आएगा, एफपीसीसीआई के ऊपर भी नहीं आएगा, और फिर एक शख्स जो कि बेल पे मौजूद हो जिसके ऊपर इस तरह के मामलात हो, वो एफपीसीसीआई का और पाकिस्तान का झंडा अपनी पुश्त पर लगा के फिर वो मीडिया टॉक्स करता है, वो बयान देता है, ये क्या अमल सही है? देखिए जब्बार भाई, जब तक चीजें कोई चीज प्रूफ नहीं होती ना, तो वो आप उसको सिर्फ इस बिना पे कि इल्जाम है तो इनको सजा दे दी जाए, मैं समझता हूँ ये तरीकेकार गलत है। एज सून एज इट हैज बीन प्रूव्ड बाय एनी कोर्ट, फिर डेफिनेटली हम इनको करीब ही नहीं आने देंगे। लेकिन जब तक ये चीजें प्रूव नहीं है, मैं समझता हूँ उनकी काबिलियत में जो है हमें किसी किस्म की शक नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद तवाब साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और खालिद तवाब साहब ने अपने मौकफ से आगाह किया। जब्बार साहब मैं चाहूंगा खालिद साहब की इस गुफ्तगू के ऊपर जरा आप फाइनल कमेंट करें। तो मैं समझता हूँ कि खालिद तवाब साहब ने, इसका मतलब है कि अंजुम निसार ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बिकॉज वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है फेडरेशन के लिए। ऐसे मुनीर ग्रुप जो है वो उनकी तरफ जा रहा है, अब नासिर बग्गू की तरफ जा रहा है, वैसा नहीं है। करप्शन इज करप्शन। और ये जो बात हो रही है ना कि प्रूव करें, पाकिस्तान में तो 50 साल तक कोई चीज प्रूव नहीं होती, इस दौरान में आदमी अरबों खरबों रुपया खा चुका होता है। लेकिन जब्बार साहब सवाल यही आ रहा, अगर प्रूव नहीं हुआ, कोई चीज ऐसा लूप रहा होगा कि उस वक्त यूनुस दागा साहब को सेक्रेटरी तिजारत के ओहदे से बरतरफ किया गया और उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट दी गई, उस वक्त जब ये चीज पूरी मीडिया में आम हुई, तो क्या वक्त लिया जा सकता था और एन चंद माह बाद यूनुस दागा साहब की अपॉइंटमेंट हो जाती है एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म पे। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, हम यूनुस दागा साहब के पर्सनल जाती इशू नहीं है, सवाल तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर एक शख्स पॉलिसी बोर्ड में अपॉइंट होता है और फिर अगर अपने साथ एक ऐसी टीम बना लेता है जो कि जिसके ऊपर फिर सवालात उठाए जा रहे हो, माजी में उनके लिए लिहाज से काफी कुछ कहा गया हो, तो फिर अगेन वो अभी भी ये बात भी सही है कि उनके ऊपर भी कोई प्रूव नहीं हुआ। और अगर मैं शेख इमरान हक के डिफेंस में ये बात कहूं तो मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि उन्होंने खुद भी कुछ मीडिया टॉक्स में ये बात कही है कि उन्होंने एज अ पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी एक अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तो भरपूर डील क्रैक की, लेकिन उसके नतीजे में फिर कुछ तो हुआ होगा कि उनको इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ा। जी जब्बार साहब, मैं तो एक मुख्तसर सा जुमला कहूंगा जो जाहिर है कि शायद लोगों को हर्ट करेगा। वो ये माफियाज नाउ हैव एंटर्ड इनटू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द गार्ब ऑफ द फेडरल सेक्रेटरी एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये बचना चाहिए फेडरेशन को, या फिर फेडरेशन के लोग उनके अंडर ऑब्लिगेशन हैं कि उन्होंने इसको ऐसे शख्स को अपॉइंट किया, छोड़ के चला जाना चाहिए। कुछ इंसान के कैरेक्टर्स होते हैं, कोई मॉरल कैरेक्टर्स होते हैं, कोई एथिक्स होते हैं। ये नहीं होता कि पूरे मीडिया में, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के तमाम ट्रिब्यून में, दुनिया में, दीगर बड़े बड़े अदारों में, अखबारात में, टेलीविजन पर, मैं खुद बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रेडिबिलिटी 42 ईयर्स की सहाफत में ऐसा नहीं है। बात एक और हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों में, बेचारों में इतने खौफ ज़्यादा रहते हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक FIA का क्लर्क, वही इनके लिए काफ़ी होते हैं इनको दबाने के लिए। ठीक हो गया जवाब साहब, आपके पॉइंट के ऊपर हमें ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमान हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जरा उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जरा जानेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में इस क्या मौक़िफ़ बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका ये जो इल्जामात हैं, ये इल्जामात सही हैं, इसके ऊपर क्या कुछ काम होना चाहिए, एफपीसीसीआई को फ्रंट पे आके कोई अपना एक मीडिया के ऊपर मौक़िफ़ देना चाहिए ताकि ये मामला जो गर्द उठ रही है ये गर्द एक बार बैठ जाए। क्योंकि जब एफपीसीसीआई के किसी भी ओहदेदार के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं तो ये बात याद रखी जाए कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में कोट होते हैं और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, तमाम तर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग इन तमाम तर खबरों को फॉलो करते हैं। तो अगर इसी तरह की खबरें आती रहेंगी तो फिर क्या पाकिस्तान का बिजनेस परवान चढ़ सकेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। हम बात करें एफपीसीसीआई की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो खास तौर पर पॉलिसी बोर्ड का मसला चल रहा है और इस वक्त जो अखबारों की जीनत बनी हुई खबरें कि क्यों पॉलिसी बोर्ड में इस तरह के लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चुनैद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, जो इस वक्त अखबारों की जीनत बनी हुई खबर पॉलिसी बोर्ड के लिहाज से जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जरा इसके बारे में बताएं कि क्या आप लोग की जमात का क्या मौक़िफ़ है, इस बिजनेस कम्युनिटी आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि अगर यूनुस डागा साहब के हवाले से देखें, कुछ मामला हैं, कुछ स्कैंडल्स हैं, फिर आगा जान अख्तर साहब के हवाले से देखें, उनके हवाले से बड़े सारे मामला हैं, और फिर शेख इमरान उल हक साहब की बात करें तो उन्होंने बड़े सारे मामला में किरदार अदा किया और वो तो फिर एफपीसीसीआई के पॉलिसी बोर्ड में आने से पहले कुछ अरसा जेल भी रह के आए। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, फेडरेशन एक न्यूट्रल बॉडी है और अच्छे और साफ सुथरे लोगों को जो है वो आगे लाती है, जिनके ऊपर कोई केस ना हो, जिनके ऊपर कोई धब्बा ना हो। यहाँ मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को ऐसे लोगों को लाने की जरूरत नहीं थी, इमरान हक साहब जैसे, जो जिनका किरदार मशकूक हो, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हो, और इन सारे लोगों को जो है वो आप मेरिट की बुनियाद पर लेकर आए, जिनके ऊपर कुछ साफ सुथरा किरदार हो, जिनके ऊपर कोई इल्जाम ना हो, जो किसी भी मुख्तदर हल्के में जो है वो एक्सेप्टेबल हो। तो मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ ये है कि अगर ये लोग भी इन पे कोई सिर्फ इल्ज़ाम ही है तो मैं अपनी जगह पे तो वो ठीक है, लेकिन अगर इस पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो मैं समझता हूं। लेकिन अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो आज तक किसी पे कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, और इसके ऊपर जो मामला मजीद जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ यूनुस डागा साहब की अपॉइंटमेंट की नहीं है, क्योंकि यूनुस डागा साहब ने तो एज चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड अपनी अपॉइंटमेंट हुई इनकी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की उसमें अगर इन किरदार को शामिल कर लिया जाता है तो फिर सवालात तो उठाए जाएंगे ना। क्योंकि अगर हम यूनुस डागा साहब को देखें कि यूनुस डागा साहब चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड से पहले एक बड़ा मशहूर स्कैंडल रहा जो कि शुगर और वीट का स्कैंडल था 2021 का, उसमें उनका नाम आया, उनको सेक्रेटरी तिजारत के ओहदे से बरतरफ किया गया। इसके अलावा आगा जान अख्तर साहब चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी रहे 2013 से 2017 के दरमियान, जिसमें एलएनजी का एक बहुत बड़ा केस रहा जिसमें इनका नाम भी सामने आया। इसके अलावा शेख इमरान उल हक साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने एलएनजी स्कैंडल के ऊपर उनका भी नाम आया, फिर वो एमडी पीएसओ के ओहदे पे तैनात रहे, फिर उनको वहां से बरतरफ करके उनको जेल भेजा गया, फिर वो निकले। तो तीनों शख्सियात ये 2021 में मामला होता है, फिर इनको उठा के पॉलिसी बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है, और एफपीसीसीआई का इसका मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा इसके ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ कि एफपीसीसीआई को इसका वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। इनके साथ जो इल्ज़ामात है उसकी क्या उन्होंने तहकीकात की कि नहीं की, और क्या सारे एंगल जो है उन्होंने सेटिस्फाई किए। देखिए, हम जो है वो एक प्रेशर बॉडी होते हैं राजनीति, और हमें हमेशा जो है उस प्रेशर बॉडी में साफ सुथरे लोगों को लाना चाहिए, जहां उनसे पहले जो भी आगे लोग हों, जो पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिसीज बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में होनी चाहिए, और इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो पहले मद्देनजर रखना चाहिए। हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करना चाहते किसी भी हुकूमत की, किसी भी इदारों की और किसी भी लोगों की, लेकिन हमारा मौक़िफ़ हमेशा साफ और वाज़ेह है कि साफ सुथरे किरदार के लोग जो हैं वो आगे आने चाहिए। अहमद साहब, एक चीज में और भी ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मैटर चल रहा है, एफपीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन इसमें सामने नहीं आ पा रहा, और अगर इस तरह की खबरें जब मीडिया में आती हैं, जब अखबारों की जीनत बनती है, तो एफपीसीसीआई का जो मकाम है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचता है। इससे पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी की साख भी मजरू होती है। आपको नहीं लगता कि एफपीसीसीआई को इसके ऊपर कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, एफपीसीसीआई एक ताजरों की नुमाइंदा बॉडी है, और उनको जो है वो वाज़ेह जो है वो जवाब देना चाहिए इस इल्ज़ाम का या इस बात का, कि जब तक वाज़ेह बात नहीं आ जाती मैं समझता हूँ कि चीजें जो है वो ठीक नहीं होती। और आपको लगता है कि क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि तीन किरदार एक साथ एफपीसीसीआई की पॉलिसी बोर्ड का हिस्सा है, या महज ये इत्तेफाक ही है? मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साहब कि आपको लग रहा है कि क्या ये इत्तेफाक है कि ये जो तीन अहम किरदार हैं ये तीनों एफपीसीसीआई की पॉलिसी बोर्ड का हिस्सा है? देखिए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बात यह है कि एफपीसीसीआई की जो मैनेजिंग कमेटी है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, और पॉलिसी बोर्ड का अगर चेयरमैन किसी को बनाया है और उसको उन्होंने खुद मुख्तार कर दिया है कि वो ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके खिलाफ इल्जामात हों, तो मैं समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं है।
मुनासिब ये होगा कि फेडरेशन की मैनेजिंग कमेटी इन अपॉइंटमेंट को अपने मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करे और इसके बाद जो है वो इससे आगे बढ़े। ठीक हो गया अहमद चुनैद साहब, आपका मौकफ आ गया। और यकीन तौर पे यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इसलिए सवालात जो उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक जानिब से क्लैरिटी अगर नहीं आई और फिर दूसरी जानिब से कुछ मामलात एक दूसरे से साइक्लिकल होकर लिंक होते हुए नजर आए तो फिर सवाल उठाए जाते हैं। जवाब साहब, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का क्योंकि वक्त अब अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, कुछ मामला जो अहमद चुनैद साहब ने कहा कि एक प्रोसेस के थ्रू अगर ये अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला हो, एक स्क्रूटनी होती हुई नजर आए तो फिर शायद मामलात ऐसे ना हो, फिर सवालात ऐसे ना उठाए जाए। नज़र आ रहा है कि खालिद तवाब के मुकाबले पर अहमद चुनैद साहब ने बहुत ही मुनासिब बात की है और किसी ज़ात का झगड़ा नहीं है ना नासिर मग्गू साहब से ना फेडरेशन हमारा अदारा है, पूरे पाकिस्तान का अदारा है। पिछले साल मैंने देखा इसको, 2 साल पहले भी देखा कि पिछले ग्रुप के जाने के बाद इक़्तिदार में तीसरी बार ये लोग आए हैं, पूरा मीडिया पाकिस्तान का फेडरेशन में मौजूदा ग्रुप को पसंद नहीं करता था। उसके असबाब कुछ भी हो सकते हैं, जाहिर है कि कोई आदमी अपनी ओपिनियन बनाता है तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन असबाब होते हैं। मुझे खुद नासिर मग्गू साहब ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा जो वहाँ फेडरेशन में बड़े एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं और बड़े सीनियर बिजनेसमैन हैं और ट्रेड बॉडी पॉलिटिक्स में बड़े नुमायाँ हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि जी हम सपोर्ट करेंगे फेडरेशन के कॉज को। फेडरेशन का कॉज पाकिस्तान का कॉज है। देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ फिक्की काम कर रही है, रॉ उसके साथ है। पाकिस्तान की फेडरेशन को पूछता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, यानी जवाब साहब अगर ऐसे अब आपने करप्ट लोगों को ले आए हैं पॉलिसी बोर्ड के नाम पर। और जवाब साहब ऐसे माहौल में जहां पे बिजनेस कम्युनिटी का भी जो एक ट्रस्ट है वो कुछ इफ्स एंड बट्स की सूरत में नजर आए, ऐसे माहौल में जहां पे पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी बड़े सारे चैलेंजेस का सामना करती हुई नजर आए, एक बात के लिए इस बात को फरामोश भी कर दिया जाता है कि इन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन क्या इस बात को फरामोश किया जा सकता है क्योंकि ये लोग तो ट्राइड टेस्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल होते तो ना पाकिस्तान में शुगर एंड व्हीट का स्कैंडल होता, अगर सक्सेसफुल होते तो पाकिस्तान में एलएनजी का जो स्कैंडल है वो शायद ना होते। शायद ये भी मान लिया जाए कि वो उस स्कैंडल उनकी वजह से ना हुआ हो, लेकिन जिसकी वजह से हुआ शायद वो उस टीम का हिस्सा तो जरूर थे, भले उनका किरदार हो या ना हो, लेकिन अगर उस टीम का हिस्सा रहे कि उन्होंने उस चीज को होने भी दिया तो फिर भी तो वो बराबर के मुजरिम होंगे ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बराबर का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नैब में केसेस बड़े छान फटक के लिए जाते हैं, कंप्लेंट आती है और उसमें उसको, यानी ऐसा ना हो जाए कि इस प्रोग्राम का आपके और मेरे हवाले से भी नैब के केसेस बन जाए। रेफरेंस देने से पहले नैब की पूरी एक मशीनरी काम करती है और बड़े ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली वो लोग लेकर आगे चलते हैं। ये नहीं है कि इधर किसी ने कंप्लेंट की और उधर उन्होंने रेफरेंस कोड में भेज दिया, अकाउंटेबिलिटी कोड, ऐसा नहीं है। और जस्टिस जावेद इकबाल का तो वैसे भी बड़ा, यानी वो लॉ के आदमी है, जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हैं एंड ही नोज वेरी वेल द लॉ। उनके जितने भी केसेस हैं पीएलडी में रिपोर्ट हुए वो देखिए उसको। तो इन पर जो केसेस मौजूद हैं ये तीनों हजरात पर हैरत है बड़ी। ये ट्रायो जो है ना, नाउ द करप्ट ट्रायो इज रूलिंग द फेडरेशन मेरी नजर में। अब ट्रायो की बात कर रहे हैं और सवाल भी आज इसी वजह से उठा है, ट्रायो फॉर्म हुआ, आपको लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन के बाद इस ट्रायो का इस पॉलिसी बोर्ड पे आना कोई और मकासद भी हो सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन हो सकते हैं। यहां से ये फ्लाई हर कोई ये बात ये कह रहा है कि दे आर डूइंग इट ऑनरी, बगैर किसी इमारात के, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी बेनिफिट्स के काम किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी तो फिर सवालात उठे गए। देखिए जी, ऑनररी तो बेशुमार काम होते हैं, लेकिन उस ओहदे पर बैठ के आप जाकर अब तो सितारे यदि बन जाए ना, इज्जत के साथ काम करें, लोगों की खिदमत करें बैठकर यहाँ पर। फेडरेशन के फोरम को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि डागा साहब जो इनके जो अकम्प्लिसेस हैं, दोनों के दोनों इनके साथी हैं ट्रायो के, डागा इज लीडिंग द टीम, तो इनका यही होगा कि किस तरीके से फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठकर सो कॉल्ड काम करके और इनको तो क्लियर कराया जाए नैब से, और खुद जो है कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट पकड़ ली जाए। भाई इतना ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। ये आपकी तरफ से तज्जिया है, इसको पेशन को समझूं मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है मुझे कि डागा साहब हों या ये लोग हों, ये अपने बेनिफिट के लिए बैठे हैं वहाँ पर। नहीं तो इनको एडी की फ्रेंचाइज ले लेनी चाहिए, सैलानी साहब की फ्रेंचाइज लेके, और फेडरेशन के लेवल पे काम करें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे प्राइवेट सेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर
जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के जो प्रोग्राम का मकसद यही था कि पाकिस्तान में बिजनेसेस के हवाले से बात की जाए। पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी चैलेंजेस का सामना कर रही है, ऑलरेडी जहां पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, तो वहां पे अगर सूरत हाल इस तरह की हो कि अगर इस तरह की खबरें पाकिस्तान के अखबारों की और मुख्तलिफ अखबारों की जीनत बने, तो फिर यह भी ऐन मुमकिन है कि ये खबरें पाकिस्तान से निकल के प्रदेश में भी पहुंचे और फिर पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी का एक तासुर है, जो एक चेहरा है, उसके ऊपर भी कुछ निशानात वाज़े तौर पे नजर आए। यहां पे अगर पाकिस्तान में इस तरह के मामलात होते हैं तो ये बात यकीनी है कि सवालात उठाए जाएंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तीनों शख्सियात के ऊपर अभी तक कुछ भी वाज़े तौर पे साबित नहीं, और अगर साबित नहीं तो ये बात भी ठीक है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन पाकिस्तान का जो माजरत के साथ जो सिस्टम है उसमें आज तक किसी को गिल्टी प्रूव करना शायद नजर नहीं आता हालिया तारीखों में। लेकिन अगर यह भी सवाल उठा दिया जाए कि शायद ये मामलात पॉजिटिविटी के लिए हो, तो क्या पाकिस्तान में कोई और ऐसे चेहरे, कोई ऐसी शख्सियात मौजूद नहीं है कि जो इस तरह के काम को, इस तरह के टास्क को, जॉब को, असाइनमेंट को एक ऐसे तरीके से क्लीनलीनेस के साथ पूरा कर सके? ये सवाल उठाया जा रहा है। फिर यहां पे सवाल इसलिए भी उठाया गया कि ये जो तमाम तर मामलात हुए इसमें 3 अहम किरदार हैं और तीनों किरदार एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नजर आते हैं। अब इस इंटरलिंक होने के पीछे क्या वजह है, ये शायद FPCCI बता सकती है या ये किरदार खुद बता सकते हैं। हम पहले भी दावत दे चुके हैं FPCCI की मैनेजमेंट को, ऑफिशियल्स को, कि वो आते आज के प्रोग्राम में अपना मौकफ पेश करते ताकि एक बार ये जो सूरत हाल है वाज़े हो जाती और फिर ये डिबेट वंस फॉर ऑल खत्म हो जाती, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। लेकिन माजरत के साथ FPCCI को दावतनामा भेजने के बावजूद भी FPCCI की किसी भी ऑफिशियल की जानिब से राब्ता नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर रहो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मामलात को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर मेम को इजाजत दीजिए। प्रोफेसर साहब, आप आज प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।